I'm not prepared for this. 5 साल हो गए, मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि I haven't done much. So what was your inspiration and your reason? Every middle class or lower middle class is aspirational. Shoes बेचता था या तो फिर स्कूल के टाइम पे या किसी का होमवर्क करके देता था. मतलब होमवर्क मैं नहीं करता था, मैं ट्रेड करता था, मतलब दोनों के बीच में करके कमीशन ले लेता था. तो 5 साल की जर्नी में क्या सेटबैक्स रहे? This was in 2019. That setback I felt like कि kids done. Afflex का the end आ गया, मुझे ऐसा फील आया था. Have you ever compromised on the quality of Afflex products? Name 3 competitors that you believe is overrated. Afflex has engaged in aggressive or unethical marketing tactics. Bro, this cannot go on. क्या है आज का मुद्दा गाइस? The thing is कि we have completed 5 years of Afflex और उसी के रिगार्डिंग जो आज का पॉडकास्ट है, राइट, वो मैं चालू करने वाला हूँ हमारे गेस्ट से, जो कि है none other than the founder and CEO of Afflex, Andrew Leo, and myself, I am Sagar Gansari, the creative director of Afflex. But आज के लिए I am going to be the host of this podcast. So मेरा ऑफ कोर्स पहला क्वेश्चन वही है कि 5 सालों के बाद में जब हम यहाँ पे पॉडकास्टिंग स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, हाउ वाज द जर्नी ऑफ Afflex की कैसे चालू किया, उसके इंसेप्शन पॉइंट से लेके तो अभी तक के? 5 साल हो गए, मतलब 8 मार्च वॉज द टाइम आई टोल्ड यू कि 5 साल हो गए हैं. इवन आई डिडंट नो द एग्जैक्ट डेट, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आई वॉज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कि मैंने देखा ही नहीं कि कौन सी तारीख को क्या हो रहा है. बट इफ यू आस्क मी टुडे सिटिंग इन द स्टूडियो एंड जस्ट टेकिंग अ मोमेंट एंड फीलिंग कि कहाँ तक पहुँचे, कहाँ से शुरू किया था, एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. बट अगेन इंसान कैसा है कि कितना भी मिले हर चीज कम लगता है. अप्लाइज टू द सेम कि अभी भी ऐसा लगता है कि आई हैवंट डन मच, बट इफ आई लुक बैक इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड फ्रूटफुल जर्नी. हाउ वाज द जर्नी? लाइक अप्स एंड डाउन्स तो रहे होंगे बहुत सारे, तो जर्नी इन शॉर्ट कैसी थी? काफी ज्यादा स्ट्रगल्स थे, काफी ज्यादा लक था, काफी ज्यादा अच्छी चीजें हुई, काफी ज्यादा बुरी चीजें हुई? आई थिंक इट्स अ मिक्स, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. कोई भी बिजनेस, अब पता नहीं बाकी लोगों का बिजनेस, लेकिन कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज एंड choosing to start working at a very early age, leaving the house, everything was a struggle. I think we बचपन से, चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से ही बड़े हुए. सो वी ऑलवेज हैड द माइंडसेट कि बॉस स्ट्रगल तो रहने वाला ही है, तो ऐसा नहीं कि उसमें कभी तकलीफ नहीं हो कि स्ट्रगल करना पड़ेगा. बट स्टार्टिंग द बिजनेस विदाउट एनी नॉलेज was a struggle. Having no funds was a struggle. Having no contacts was a struggle. Having no networks was a struggle. At the same time, जब वो सब चीज़ें होने लगी, and then we started doing small sales, एक दो sales आने लगे, that was fruitful. तो फिर ऐसा लगता है कि जितना मेहनत किया उसका कुछ ना कुछ तो मिल रहा है. करते 5 years down the line, like we, don't take me wrong, but they're one of the fastest growing brands and top 3 brands in India in the gymwear category. Yeah, focus है और अच्छा करेंगे. जर्नी ऑल इन ऑल रोलर कोस्टर राइड है. सो हम लोग जनरली ना कभी जर्नी बताना हो या ऐसा कुछ पूछना हो तो बहुत एलाबोरेट कर लेते हैं, बिकॉज जर्नी ही उतना लंबा होता है. Exactly. बट अगर मैं चैलेंज करूँ आपको अभी कि इफ यू हैव टू डिस्क्राइब योर जर्नी यूजिंग इमोजीज जो हम व्हाट्सएप में भेजते हैं, तो ऐसे कौन से 5 या 6 इमोजीज है जो आप आपकी जर्नी डिस्क्राइब करेंगे? तो वो ये मेरे पास 5-6 नहीं है मैं बोलूँगा, लेकिन वो जो इमोशंस वाले सारे इमोजी होते हैं ना, वो सारों को लाइन पे रख सकते हैं कि सारे इमोशंस ही फील होते हैं उसके अंदर यार. सुबह मेरे को लग रहा है दिन की शुरुआत कर सकते हैं कि मतलब शुरुआत कर सकते हैं एकदम टेंस्ड वाला पूरा आ सकता है. अच्छा, शुरुआत एकदम टेंशन के साथ ही चल रहा है, क्या होगा, थिंकिंग वाला रहता है कि व्हाट विल हैपन, एंड देन वी कैन गो फॉर, अगर कुछ छोटा विन आया तो वी कैन डू कौन सा स्माइल वाला, हैप्पी वाला इमोजी रख सकते हैं. एंड इमोशन वाला तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना इंसिडेंट हो रहा है उतने इमोशंस भी ट्रिगर हो रहे हैं. शायद नए इमोजीज इन्वेंट करने का भी टाइम आ जाए, बिकॉज़ इमोशंस का रोलर कोस्टर राइड तो हो ही गया पर. अच्छा, तो एक ऐसा सवाल ऑफ कोर्स आता है मन में कि जो बिजनेस चालू करता है, ऑफ कोर्स सबको अपना अपना करना ही होता है, बट चालू करने के लिए हर एक के पास में रीजन रहता है. सो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन एंड योर रीजन फॉर स्टार्टिंग अ फिटनेस क्लोथिंग ब्रांड? यही क्यों? फिटनेस क्लोथिंग ब्रांड से पहले अपने जाते हैं कि द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द रीजन. I think every middle class or lower middle class is aspirational. है ना, मतलब
करना है, कुछ तो करना कुछ तो करना वाला भूख रहता ही है। कोई अच्छी जॉब या अच्छी पढ़ाई करके बाहर चला जाता है और फिर वो लाइन में चले जाता है। मेरा बचपन से ही सपना था कि आई वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन। तो आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल ट्रेड्स हियर एंड देयर बाय सेलिंग पेन्स और शूज बेचता था, या तो फिर स्कूल के टाइम पे, या किसी का होमवर्क करके देता था। मतलब होमवर्क मैं नहीं करता था, मैं ट्रेड करता था, मतलब दोनों के बीच में करके कमीशन ले लेता था। सो आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो देयर वाज एन इंसिडेंट व्हेन आई वाज ऑफर्ड बाय माय ब्रदर, मतलब मेरा मतलब 12th के एग्जाम के बाद की बात है कि वन ऑफ माय ब्रदर्स फ्रेंड टोल्ड कि बिकॉज आई वाज इनटू जिम, मेरे को फिटनेस का बहुत ज्यादा शौक था और थोड़ा बिजनेस भी कर ले रहा था, तो एक इंट्रोड्यूस किया था एक बंदे से। He that time was running. He started a fitness brand, मतलब inspired by some US athlete influencer से. And then I met him. Then I told him कि I will do it. मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था और हमेशा जीवन में एक ही क्लियर है, नहीं आता तो भी हाँ बोल के घुस जाओ, देख लेंगे बाद में क्या होता है, ठीक है। तो ये माइंडसेट से मैंने शुरू तो कर दिया। I guess this is the right way to enter into any field. 100%. I would agree to that कि नहीं आता हो सीख लोगे, मौका मिल रहा है ले लो, और नहीं पसंद आया तो मालूम पड़ जाएगा, फिर कुछ और कर लो। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो कमिंग टू द पॉइंट कि मुझे ऑफर मिला तो मैंने बोला कि मैं कर लूंगा। ही सेड कि तू तो उम्र तेरी कम है, क्या करे कैसे करेंगे। मैंने बोला मैं कर दूंगा, आप देखिए। हाउ ओल्ड वर यू देन? आई वाज 18 years old। 18 years। 18 साल में मैंने किया था ये चीज। ही ऑफर्ड मी दिस एंड आई टेल कि फिर मैंने बेचना भी शुरू कर दिया उनका जो भी वो प्रोडक्ट थे। आई स्टार्टेड सेलिंग वाया व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आई वाज सेलिंग एंड फर्स्ट मंथ में 30,000 मैंने उनको सेल करके दिया था। तभी वेबसाइट वगैरह नहीं था उनका, लेकिन ऑनलाइन बेचे थे और जो भी उनके कस्टमर्स थे और जो नए लोग थे उनको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर करके मैन्युअली करते थे। एनी हाउ आई बॉट 30,000। सेकेंड मंथ ऑल्सो आई डिड लाइक 35,000। थर्ड, बट आई वॉज गेटिंग पेड वेरी लेस। आई वॉज ऑन अ कमीशन बेसिस। आई वॉज पेड अराउंड लाइक 5% और समथिंग लाइक दैट। आई थॉट कि यार मेरी मेहनत के सामने ये बहुत कम पैसा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। सो आई आस्क्ड हिम कि कैन यू मेक इट टू 20 or 25%, एंड इट विल बी, मेरे को मोटिवेट करेगा कि मैं और करूँ आपका सामान का सब कुछ। बिकॉज सिर्फ सामान बेच नहीं रहा था, उसका सामान ले जाना, फिर पैक करके वो क्या बोलते हैं, उनके एक ऑफिस था यहाँ पे कहीं, वहाँ पे उनको प्रोडक्ट देना, ये सब भी काम करता था मैं साथ साथ में। बट दैट गाय, आई डोंट नो, ही टोल्ड मी कि नहीं हो पाएगा, ऐसे करके बोल दिया। तो मुझे उस दिन ऐसा हर्ट हो गया कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी बंदा बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं दे पाऊंगा। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना ब्रांड चालू करूंगा। सो वॉज दिस आउट ऑफ रेज, या कि यार यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा है तो साला खुद का चालू करूंगा, या इंस्पिरेशन था कि नहीं यार ऐसा ही कुछ खुद का करना है? नहीं यार, मैं ऐसा बोलूँगा कि वो एज में 18 years old में जब ऐसी चीज़ नहीं मिलती तो ऐसा था कि करके दिखाऊंगा, तेरे से बड़ा होके दिखाऊंगा वाला माइंड। सो इट वाज काइंड ऑफ रेज आल्सो। हाँ, रेज वाला, इंस्पिरेशनल रेज बोलो या रेज बोलो, वो टाइम में ऐसे ही था कि मैं करके दिखा सकता हूँ, वैसा हो गया था। अभी कुछ टाइम पहले भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज इन द जिम, एंड जो फाउंडर है ही वाज आल्सो वर्किंग आउट इन द जिम। ओके। एंड द गाय न्यू कि ही इज टॉकिंग टू मी कि एंड्रू से बात कर रहा है। एंड आई टुक द फोन एंड टोल्ड मी, एंड्रू यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, काफ़ी बड़ा हो गया एटफ्लिक्स, मैं देखता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस XYZ। मेरे को भी ऐसा लगा कि यार, बिकॉज वो टाइम और आज उसके में कभी मिला ही नहीं वो बंदे से। अच्छा। आई नेवर मेट दैट गाय। सो अ कॉल आफ्टर 3-4 years randomly from somebody else. But it's good when someone appreciates you over the call after so many years, जब पहले देखा है and then या लाइक शुरुआत भले रेट से हुई है, लेकिन उसके बाद मेरी कॉलेज शुरू करी थी, फिर बाद में जो भी वो फिर वो चला गया था कि ठीक है, फिर बाद में ऐसा हो गया था कि चालू करना है खुद का। That was the only much. And then at the same time I had experience of how to do this. I had an interest in gym, and then I also wanted to do into clothing because I मतलब इसकी बैक स्टोरी है, इसको और लंबा कर सकते हैं। इसकी बैक स्टोरी है, बिल्कुल इसकी बैक स्टोरी की कैसा लेके बैठे तो इसकी बैक स्टोरी ऐसी है कि बैक देन एज आई टोल्ड यू, कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आई यूज्ड टू सी, मैं बहुत थोड़ा अच्छे स्कूल में पढ़ता था, तो आई सॉ कि जो मेरे सारे दोस्त थे जो बाहर जाते थे तो दे वर वेयरिंग ब्रांड के कपड़े पहनते थे। मतलब ये नहीं, कैल्विन क्लीन हो गया या फिर और भी अच्छे अच्छे, जैक एंड जोन्स था तभी से बहुत ज़्यादा चल रहा था, जैक एंड जोन्स एंड ऑल दिस ब्रांड्स। आई सॉ देम, नाइकी, एडिडास सब पहनते थे, बट मी आई वाज नॉट एबल टू अफोर्ड एनी ऑफ दिस ब्रांड्स। सो समटाइम्स आई यूज्ड टू आस्क
द पीपल हु हैड दिस प्रोडक्ट्स कि मैं पहन के देखूं कैसा लगता है। तभी था मेरे को कि यार पहन के देखता हूँ कैसा लगेगा। फिर मैं उनको 1-2 दिन के लिए भाड़े पे लेके आता था। भाड़े पे मतलब आई वुड से कि आई विल रेंट, आस्क हिम कि मेरे को 2 दिन पहनना है, 3 दिन पहनना है, चेंज करके पहनना है। तो आई डिड दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू अफोर्ड इट। तभी भी ऐसा दिमाग में था थोड़ा बहुत कि यार ब्रांड पहनना है। लेकिन जब ये 18 साल में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ऐसा बदल गया वो कि शुरुआत में ऐसा था कि पैसा इतना कमाना है कि ब्रांड पहनो। हाँ 18 साल में ऐसा हो गया कि ब्रांड ही बनाना है, ब्रांड बनाना है। तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन अलोंग द वे। तो was this one of the biggest मतलब चैलेंज यू हैव हैड इन 18 years old, या इसके अलावा भी जब जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस आए, लाइक आई एम आस्किंग अबाउट मेजर चैलेंजेस जो सेटबैक्स बोलते हैं हम लोग। तो 5 साल के जर्नी में क्या सेटबैक्स रहे, क्या मेजर सेटबैक्स अगर रोड मैप में हम लोग देखें तो क्या हो सकता है? सी सेटबैक्स हमेशा ही रहे मेरे लाइफ में, ऑलवेज आई मीन ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा कि कब सेटबैक नहीं हुआ। बट उसमें भी मेजर क्या है रहा मैं बताता हूँ कि एक ऐसा टाइम आया था कि देयर वाज अ गाय हु वाज आल्सो वर्किंग विद अस। शुरुआत में एक बंदा हायर किया था। आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज टू सस्टेन एथफ्लेक्स, क्योंकि पैसे इससे कुछ आ नहीं रहे थे, ना सेल हो रहा है, बहुत कम सेल हो रहा था। तो आई हैड टू पे द सैलरीज फॉर द पीपल दैट आई हायर्ड। वन फाइन डे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही लेफ्ट, ठीक है। एंड देन there were some problems going on in my personal life. So what happened was a time came when I was not in a very good mental state. Mental health was at a very at all time low. अब all time low पे क्या हुआ कि I was not able to focus on Athflex, I was not able to focus on freelancing, the orders and whatever was happening. एकदम डाउनफॉल आ गया था। मेरा ऑफिस के स्टाफ आराम कर रहे हैं कि काम ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं आ रहा, पैक ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा मेंटल स्टेट ही इतना खराब हो गया। और उसमें भी ऐसा टाइम आ गया था कि पैसे कुछ नहीं बचे हैं, ना सामान बिक रहा है, ना पैसे है, लोग बैठे हुए, लोग सुबह 9 बजे आ रहे, 11 बजे काम खत्म, घर चले जा रहे, सो रहे, कुछ भी हो रहा है। एंड आई एम नॉट एबल टू इवन कंट्रोल इट। मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड इतना खराब है कि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा था। और ये सब कब हुआ? 1 साल के बाद चालू करने के? नहीं, दिस वाज इन 2019 2021। दैट सेटबैक आई फेल्ट लाइक कि किड्स डन, आई विल नेवर कम बैक अगेन, कि एथफ्लेक्स का दी एंड आ गया, मुझे ऐसा फील आया था। बट जिम चेंज द गेम। मैं इमेजिन करूँ ना तो फाउंडर के लिए अपना बिजनेस गिरते हुए देखना और वो भी लास्ट स्टेज तक वुड बी द मोस्ट लास्ट डिवास्टेटिंग थिंग जो ऐसा हो सकता है कि यार इसके ऊपर तो अब नहीं है, अब खत्म हो गया सब कुछ। पर उससे भी फिर कैसे, मतलब आई थिंक नॉट अबाउट द बिजनेस। आई थिंक कि मेरे लिए ऐसा है कि बिजनेस से बड़ा बढ़कर है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, है ना। बिकॉज लाइक इट्स अबाउट, आई ऑलवेज थिंक अबाउट देम फर्स्ट एंड देन अबाउट मी। मैं क्या है, दो टाइम का खाना खाना है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर रिलाइड ऑन मी, नहीं कि भाई मेरे पे विश्वास करते हैं। सो मेरा पहला वो होता है कि यार उनका क्या होगा। पहला तो वो मेरा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन वो है। सेकेंड इज माई जिम। आई वेंट बैक टू स्क्वायर वन, वेयर वी स्टार्टेड जिम, built out the confidence, came out of the mental illness, everything back on track. Confidence एक बार वापस आ जाता है कि Andrew, you're back on track. Body वापस बढ़ने लगती है। I almost lost like 10 kgs in that 2 months duration. 10 किलो लॉस कर लिया था मैंने सिर्फ 2 महीने के अंदर। हाँ, स्ट्रेस, sort of depression I would say. एंड साथ में ये भी हो रहा था, सब कुछ एक साथ इतना आ गया था कि आई वेंट बैक टू जिम, चुपचाप वर्कआउट कर रहा था, एंड आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि हाउ टू कम बैक। विद इन नेक्स्ट 3 months वी आर ऑन ट्रैक एंड थिंग्स आर प्रीटी गुड। डिप्रेशन में थे कभी ऐसा प्रॉपर तो वही टाइम, क्लिनिकल डिप्रेशन? क्लिनिकल डिप्रेशन अलग होता है, नॉर्मल डिप्रेशन अलग होता है। आई न्यू कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, ओके बस। लेकिन मुझे पता था मेरे को बाहर कैसे आना है। जिम चला गया and I talked to a lot of my friends, and then slowly, steadily, and then brought my focus back to work, back to gym, back to myself, and things were all right. कितने लोग थे पहले टीम में जब शुरू किया वर्सेस आज? शुरू किया तब तो फिर 10 ही लोग थे। सॉरी, स्टार्टिंग से? नहीं शुरू किया तब सिर्फ मैं, मेरा भाई था। We were working day and night,
doing double shift. My brother was doing double shift back then, and I was doing morning किसी के घर पे जाके PT लेता था, then सुबह PT के बाद came back home, cook करते थे हम लोग, क्योंकि अकेले बैचलर्स थे, अभी भी हूँ. तो कुक करने के बाद आई यूज्ड टू स्टार्ट वर्किंग फॉर सम रियल एस्टेट कंपनी, देन एन इन्फ्लुएंसर, उनका पोस्टिंग करता था, देन एड्सफ्लेक्स का मार्केटिंग करता था, फिर मार्केटिंग पढ़ता था, फिर ऑर्डर शिप करके लोगों के घर पे डिलीवरी करता था, एंड देन रात को वापस अगेन बैक टू सेम रूटीन. इतने सारे एफर्ट्स लेके वर्थ आज लगता है या कि नहीं यार? यार, वर्थ इट तो है ही, 100% इट्स वर्थ इट. बट अगेन if you ask me personally, are you happy for the last 5 years? I would say I am happy, but not satisfied. I would say yes. Not Happy satisfied. but not satisfied. Not satisfied with how I built out the whole thing. It could have been better. Yes, yes. It could have been a more analytical driven, more functional driven, है ना? Focus shift करे, niche को और ज़्यादा double down करते, तो things had been. But again, everyone has a different journey यार, सबकी अलग अलग लर्निंग है. And I think कि मैं पहले से एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ. I think the faster you fail is faster you learn. That's the rule. And the faster you grow, that is why. Yes, yes. But again वही फेल हुए तो ऐसा नहीं कि फेल हो गए, रोने बैठ गए, उसके बारे में सोचते रह गए. नहीं, फेल हुए क्या था, क्यों हुआ, चेंज, उसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो. So I focus on failing more. But that is why we see कि टॉप जितने भी ब्रांड्स है उसमें से एक नाम एथलेटिक्स का निकल के आ रहा है. Right. in the gymwear category to be specific, कि वो कैटेगरी में ज़्यादा डोमिनेट करना है अपने को. So अभी के मतलब कैसा है ना कि जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, ऑफ कोर्स आज के मार्केट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, तो जो चेंजिंग एडेप्टिव एनवायरनमेंट हो गया आज का कि कोई कुछ एक करता है, एक फिटनेस क्लोथिंग ब्रांड कुछ करता है, ये पूरे सिनेरियो में आप कैसे अडेप्ट करते हो? एथलेटिक्स कैसे अडेप्ट करता है चेंजेस को? So I think there are two types of brands, like two types of mindset I would say. कि एक है कि ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स निकालेंगे, and then they go with the trend and the trend dies and then again keeps on going. The second is building a legacy, and ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ कि like the people want to wear more. You're not following the trend, you are being the trend. If you ask trend setter to be specific, so we focus on the second part of not following the trend, but focusing on creating products that actually enhances the functionality, the fabric, fit, everything to be. जो नीश हम लोग फोकस कर रहे हैं, उनके लिए क्या चाहिए, उनको क्या बेटर कर सकते हैं, क्या फैब्रिक दे, क्या प्रोडक्ट दे. ट्रेंड आएगा जाएगा, लेकिन तो उनके लिए क्या हो सकता है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर रिव्यूज कुछ प्ले करता है एथलेटिक्स के बिल्डिंग जर्नी के अंदर, कुछ रोल प्ले करते हैं? ऑफ कोर्स कस्टमर रिव्यूज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन लास्ट कुछ समय से हम बहुत ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक रिव्यूज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ओके. मतलब एक्सट्रीमली, लाइक फॉर एग्जांपल इवन फॉर रीस्टॉकिंग अ प्रोडक्ट वी हेवीली फोकस ऑन कस्टमर सेंट्रिक रिव्यूज, ताकि वी गिव द बेस्ट प्रोडक्ट. लाइक द नेक्स्ट अगर रीस्टॉक कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट को, तो वी मेक श्योर कि उसमें क्या बेटर कर सकते हैं और बेटर प्रोडक्ट 2.0 कैसे दे सकते हैं उनको, ताकि वो द नेक्स्ट टाइम इफ द कस्टमर इज बाइंग अनदर कलर ही फील्स लाइक और प्रीमियम हो गया और बेटर फिट हो गया. एंड व्हाट इफ ही डजंट लाइक देन कि यार नहीं पहले वाला ही अच्छा था इंस्टेड ऑफ दिस? ये कहावत है कि 10 में से 2 लोग को तो पसंद नहीं आएंगे. अपना फोकस ये है कि 85-90% लोगों को फोकस करते हुए उनको बताओ, 5-10% तो लोग रहने वाले जो एग्री नहीं करेंगे, उनको शायद कुछ भी नहीं पसंद आएगा, ऐसा भी होगा. मिक्स रिव्यूज उसी के हिसाब से आएंगे. यस. ये बहुत सारे लोग कुछ बहुत अच्छा लिख के जाएंगे, बहुत सारे कुछ बुरा ही लिख के. एक ही प्रोडक्ट के, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी लिखते हैं, एक ही प्रोडक्ट के बहुत बुरे भी लिखते हैं, क्योंकि सबका टेस्ट फील सब अलग है. बट एथलेटिक्स ऐसा फॉलो करता है दैट यू शुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड एंड इग्नोर द नेगेटिव साइड. ऐसा वी शुड फोकस ऑन द नेगेटिव साइड एंड देन फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड. क्योंकि रिव्यू कौन कब लिखता है? जब तकलीफ हुई है तभी जाके लिखेगा, भले अच्छे वाला. अच्छा रिव्यू तो कोई लिखना ही नहीं आता है, वही तो है. कस्टमर हमेशा खराब रिव्यू लिखता है, तो उसी पे फोकस करना. सबसे खराब या सबसे फनी खराब रिव्यू अभी तक के कोई ऐसा मिला हो, कुछ याद है कि यार ये कौन कैसे क्या लिख के गया? नहीं यार, ऐसे तो गालियां ही पड़ी है. नहीं ऐसे तो कुछ ऐसा मुझे को ऐसा
टू बी प्रोमिनेंट मुझे कुछ याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है. नहीं, एज अ टीम, एथफ्लिक्स टीम, वी हैव कम अक्रॉस 2-3 फनी बहुत ज़्यादा रिव्यूज विल पोस्टेड ओवर हियर ताकि आप लोग भी पढ़ पाओ एंड सी कि कस्टमर्स कैसे कैसे रिव्यूज पोस्ट करते हैं जिनको देख के एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको सच माने झूठ माने. बट देयर आर मेनी कस्टमर्स जो अच्छा लिखे जाते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि शायद फिर प्रोडक्ट अच्छा हो. यस मैं वही बोल रहा हूँ कि 85 to 90% अगर खुश है लोग, इट्स अ गुड टू गो. अगर 50-50 भी है तो प्रोडक्ट को या तो बेटर करो या तो डिसकंटिन्यू कर दो, सिंपल. अच्छा, while starting a brand and then running फिटनेस क्लोथिंग ब्रांड, वो भी फिर ये यहाँ तक आ जाना कि 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, डेकेड ऑफ रनिंग अ बिजनेस, इसके बाद में भी फिर कभी कभी सेटबैक आता है. एंड देन जैसे हमने बात किया सेटबैक्स की, तो एक प्लान होता है दिमाग में कि चलो अभी हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, बट क्या एक फाउंडर के दिमाग में वो चीज़ रहती है थोड़ा सा कि यार अब अगर सेटबैक आया इसके बाद में, कुछ भी रीज़न से आ सकता है, बहुत वोलाटाइल होता है ये चीज़ें, तो अगर आया तो देन वापस मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका प्लान दिमाग में होता है, या ये चीज़ एटलीस्ट दिमाग में लेके चलते हो या नहीं चलते हो? सो सागर कैसा होता है कि सेटबैक जब आता है हर मोड पे अलग चैलेंज आते हैं, अलग सेटबैक आता है. हर सेटबैक पिछले वाले से बड़ा ही होगा. अच्छा. ऑलवेज, क्योंकि तुम स्केल कर रहे हो ना, तुम्हारे रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, तुम्हारा मैन पावर बढ़ रहा है, कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना. कोविड वापस आ गया, कुछ भी हो सकता है. लाइक दैट इज, बट वी एज अ फाउंडर कॉन्स्टेंटली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग द सेटबैक्स, दिमाग ऑलरेडी ट्रेन हो चुका होता है. राइट. जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो 90 डेज चैलेंज में जो सेटबैक आया था, तो वीडियो बनाया, तो उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था. आज देखो बैक ऑन ट्रैक आ गए. तो मतलब प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले से, दिमाग पहले से प्रिपेयर्ड हो जाता है, या तो फिर रास्ता ढूंढ लेता है. आपके कोई गाइड रहे बाय द वे जर्नी में कि जिसको पूछ के या जिससे सीख के, नॉट वर्चुअल मेंटर्स बट एक्चुअल? नहीं, आई डोंट थिंक कि गाइड मेरे रहे, ऐसा मतलब एज सच कोई गाइड नहीं रहा. बट या आई हैव बीन टच विद अ लॉट ऑफ फाउंडर्स. मैं एक ब्रांड के साथ मैंने साथ में शुरू किया था और उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया है, विच इज मिस्टर निहार देसाई फ्रॉम न्यूट्रीबॉक्स, द फाउंडर ऑफ न्यूट्रीबॉक्स. ही हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. ही ऑलवेज बिलीव्ड इन मी कि दिस गाय कैन डू. he called me तलैवा रजनीकांत वाला जो नाम है, because like I'm very enthu kind of a person and I used to work with them in the initial because I was not able to afford running a brand, so I was working heavily with them. I still work with them but पहले से काफ़ी कम हो गया क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता है अभी फिलहाल. तो he is one of the guys who always pushed me कि you can do it. He always believed in me. And also like financially भी काफी उनका हाथ रहा है in the initial days of Athflex. मतलब as in not funding the brand but with the projects, मतलब जो project उनके रहते थे, जो उनका payouts वगैरह, उससे ही काफी मेरा salaries, dues वगैरह मैं पे करता था तभी के टाइम पे. And I learned a lot of things with them because they gave me the freedom to do it. ऐसा कभी रोक टोक नहीं आया, बोले इन्फ्लुएंसर करना है कर ले, एड चलाना है कर ले. अच्छा. They believed in me कि हाँ ये करेगा तो ROI तो निकाल के लाएगा. And that actually helped me to learn a lot of spectrum in a business. अगर मेरे को, मैं आगे जाके सोचूं कि मेरे को फिटनेस क्लोथिंग ब्रांड चालू करना है मेरा खुद का, तो मेरा बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या, मतलब जनरली होता है लोगों का, जैसा कि एक कॉमन क्राउड पकड़े कि यार हाँ फिटनेस क्लोथिंग ब्रांड चालू करना है तो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देना है, ऑर्डर आ जाता है, आप ऑनलाइन डाल दो, सेल कर लो, हो गया. तो ऐसा बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या लगता है आपको कि एक्चुअल क्या होता है? और आई थिंक ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं है. नहीं, कुछ भी नहीं है. मतलब फॉर एग्जांपल फॉर एनी बिजनेस टू स्टार्ट, पीपल सबसे आसान क्या पूछते हैं, क्लोथिंग ब्रांड बोलते हैं कि ये उसमें क्या है, कपड़ा. आई हैव आल्सो हर्ड, इसलिए मैंने बोला कि बस कपड़ा बनाना है और बेचना है, बस इतना ही तो है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. इसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस से लेके डिजाइन से लेके अब मेक टू ऑर्डर वाले जो बेसिक 50-100 टी शर्ट सब लोग कर लेते हैं. इतना ओपन हो गया है मार्केट कि इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव. नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू लॉन्च अ ब्रांड, द ब्रांड शुड रिप्रेजेंट समथिंग, शुड हैव अ USP. There should be a strong why should people buy your brand. उसके अलावा मेरे को लग रहा है ब्रांड चालू करने का कोई मतलब नहीं है. Every Tom, Dick and Harry has a brand. Just like engineering, doctors,
का जमाना आया था कि हर दूसरे घर हर को गली छोड़ नुक्कड़ दो। पे बस इंजीनियर्स ही भरे पड़े। सेम हाल है अभी D2C का, आफ्टर द D2C वे ऑफ शार्क टैंक एंड ऑल, सबको ब्रांड बना देना है, हर रोज 100 ब्रांड खड़े होते हैं, बंद होते हैं वाला हालत है। सो बिल्डिंग अ यूएसपी ऑफ अ ब्रांड, ऐसा क्या क्या होना चाहिए यूएसपी एक ब्रांड का? कि प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए? USP ऑफ अ ब्रांड इज नॉट जस्ट सर्विस या ये सब, एक तो यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट इज द गेम, यूनिक प्रोडक्ट कुछ तो होना चाहिए उसमें कि पीपल शुड बाय योर प्रोडक्ट। 400-500 रुपए वाले प्रोडक्ट में कुछ होता ही नहीं है, वही हर लोग सब लोग बना सकते हैं। एक इट्स द प्रोडक्ट शुड बी यूनिक, शुड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड, द ब्रांड शुड स्टैंड फॉर लाइक अ कॉज और हैज अ स्टोरी, हैज अ कम्युनिटी, वो कॉज के ऊपर कम्युनिटी बिल्ड कर सके, एक कल्ट बनाना अब जरूरी हो गया, ठीक है। एंड तीसरा इज सर्विस, हैव द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विस एंड फीडबैक्स को पॉजिटिव लेके उसके ऊपर काम करके पूरा का पूरा करे। बट द टू वर्टिकल्स आर, मेन इज प्रोडक्ट एंड सेकंड थिंग इज अ कॉज, एंड दैट्स वेयर द गेम चेंजेस। एंड अगेन ये सब ये बताने के बाद ये पहला दो रेलिवेंट होगा तो तीसरे तक पहुंचोगे, करेक्ट। वरना कोई मतलब ही नहीं। अ वाइल्ड थॉट, इफ यू थिंक कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उन्होंने एथलेटिक्स को एंडोर्स करना चाहिए, मेरा पहले से कैसा है कि भाई एंड आई थिंक आई नो द आंसर, बट फिर भी स्टिल नहीं वो वाले वो तो बिल्कुल ही नहीं। नहीं, तो फिर शायद मेरे को नहीं। नहीं, ओके। so from day one we always focused on not endorsing via celebrity, we focused on collecting or working with real athletes। डे वन से हम लोग रियल एथलीट्स के साथ काम किया है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया, बिकॉज पीपल फॉलो पीपल, द सेलिब्रिटी के पीछे। हाँ, जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि शाहरुख खान नवरत्न तेल का ऐड करता था, 1 रुपए का आता था, तो क्या लगता है लोगों को, लगता होगा कि वो 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाता होगा? बिल्कुल नहीं लगाता है। सो माई फोकस वॉज ऑलवेज इन टू फाइंडिंग द राइट एथलीट हु कैन रिप्रेजेंट द ब्रांड, हु रिप्रेजेंट्स द ब्रांड मिशन, प्रोडक्ट्स के साथ रिलेट कर सके, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा काम करता था। बट ऑफ लेट वी हैड फ्यू सेलिब्रिटीज एंडोर्सिंग आवर ब्रांड विदाउट, लाइक हमने नहीं एंडोर्स करवाया, लेकिन उन्होंने खरीद के पहना है। बट इफ यू आस्क मी टुडे, इफ यू वांट टू वर्क विद समबडी इन द बॉलीवुड, आई वुड से देयर आर 2 people in my mind who I want to work with. One is Sunil Shetty, one is Akshay Kumar. Oh. Okay, so these are the 2 people that I remember, and of course the third one is, if in today's era, in today's generation, it is Ranveer Singh. Take it any day. But the first 2 people I see, they have been in the. Are you sure कि ये 3 ही नाम है, इसके अलावा चौथा और कोई नाम नहीं आ सकता? भाई का नाम तो मैं नहीं लेता। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? भाई का नाम तो मैं बिल्कुल ही नहीं दे रहा। ये 3 लोग का मेरे दिमाग में है कि these are the 2 people I have in my mind. There is a reason for the first 2. It's because they have been in the industry from like almost 25 years, 30 years. Established faces. Yes. भाई एक जन का तो नाम भूल गया, अनिल कपूर। अनिल कपूर, yeah. Boss, these people are actually, what you can say, I'm lack of word हो रहा है सर, क्या है कि representing fitness, actual cause of, मतलब actual fitness का मतलब ही यही है। इतने साल बाद if you see them, अनिल कपूर looks so fresh, so ageless लगते हैं। Same with अक्षय कुमार, same with सुनील शेट्टी। ये रिवर्स एज हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, So मतलब these are the people that, क्योंकि ये लोग रेजोनेट करते हैं, फिटनेस को एक्चुअल बताते हैं, तो मुझे इनके साथ। And from Hollywood, any name, like any big name? No sorry, मैं I'm not into a lot of Hollywood movies वगैरह, मैं इतना कम देखता हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है। अभी ऐसा नहीं कि हॉलीवुड का अगर जैसा कि ड्वेन जॉनसन अगर आया, अरे भाई, How can you forget his name, man? फॉरगेट करना कैसा है? ड्वेन जॉनसन। Just imagine ना ड्वेन जॉनसन wearing Netflix का वो पहनता है वैसा in his gym, Iron Paradise, yeah. Iron Paradise powered by Athlex हो जाना चाहिए था। अरे कितना सही लगेगा। बट इज दैट योर गोल समवेयर डाउन द लाइन कि यार 25 साल बाद 30 साल बाद जब ये हो जाएगा, एक लेवल आ जाएगा? तो yes, I do have this in mind, but I want to do it with some Indian celebrities or Indian face. So you are not trying to cross the borders across the nation कि As of now, बाहर भी no. पहुंचे? इंडिया इतना बड़ा है और इतना ग्रोइंग स्पेस है इंडिया, है ना। Tier 2, Tier 3 are the places that are
हाईएस्ट ग्रोथ विटनेस कर रहे हैं अभी फिलहाल. एंड माई फोकस इज टू सर्व टू इंडिया एंड देन गो टू ग्लोबल. वी पुट इट ऑन अ पेपर ऑल्सो. मतलब हम जो पैकिंग बैग्स हैं हमारे उसके ऊपर भी लिखा है मेड इन इंडिया फॉर द ग्लोब. दिस इज वॉट वी राइट इन एवरी पैकेज दैट वी सेंट आउट. तो दैट इज द माइंड सेट कि पहले इंडियंस को पहले सर्व करो, यहाँ नाम बनाओ, बाहर देखेंगे. अच्छा, ऐसा होता है ना कि जर्नी में कभी कभी हम लोग को लगता है कि यार ये मैंने तब कर लेना चाहिए था जब मैं शुरू कर रहा था. ये अगर मेरे को कोई बोल देता ना तो शायद मैं आज 2 साल आगे होता. तो अभी कुछ ऐसा लगता है कि अभी अगर मान लो आपका पास्ट 18 साल वाला वर्जन खड़ा है आपके सामने, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे? तो सबसे बड़ा एडवाइस मैं अपने आप खुद को देता कि बेटा सप्लाई चेन समझ ले. जहाँ ज़्यादा भसड़ हुई है. Bro, like supply chain is the king. Supply chain management is the king. And I have been, मैं admit करता हूँ I have been failing to properly manage a good supply chain. लाइक क्या किस्सा हुआ हमको जानने? Inventory, mismanagement of the inventory, not stocking on time. मेरे हीरो प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक 3-3 महीने रहे. कौन से प्रोडक्ट को कहाँ कौन से पैसे को कहाँ लगाना है सही टाइम, मतलब कौन से प्रोडक्ट पे लगाना है. तो वो जो साइकिल था, सही वेंडर्स के साथ, कौन से वेंडर्स के साथ काम करना है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करो, एनडीए साइन कराओ. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देयर. दिस आर नॉट सप्लाई चेन बट वेंडर वाला जो था वो भी बहुत जरूरी है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, इन्वेंट्री बहुत मार खाया. इसीलिए ग्राफ यूं जाता है, यूं आता है, यूं जाता है, यूं आता है, ऐसा. But now the issue is solved, right? Yes, I put in a lot of time, a lot of money, a lot of great people. I'm working with a guy named Shubham from IIT Kharagpur. He's the one who's helping me to settle up everything from last few months. So क्या हम इस स्टेटमेंट को एज अ कमिटमेंट ले टू आवर कस्टमर्स कि इसके बाद में आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एस कंप्रेशन रीस्टॉक कब होने वाले, राइट? Ace compression coming to you, coming your So way. guys, you know now कि एस कंप्रेशंस की आउट ऑफ स्टॉक था. द रीजन इज राइट आपके सामने. बट हमने वापस हमारा एज कंप्रेशन रीस्टॉक कर लिया, विच इज लाइव ऑन आवर साइट. यू कैन गो एंड चेक. Yes, Ace compression is coming back with a bang. गाइस, ये हमको भी नहीं पता था, हमारे टीम को भी नहीं पता. दिस इज अ रिवील जो पॉडकास्ट में अभी अभी हुआ है, जो कि एस कंप्रेशन वापस रिस्टॉक होने वाला है. कब, कैसे, क्या, विल बी ड्रॉपिंग सून. स्टे ट्यून्ड. हमने बीच में बात किया था इन्फ्लुएंसर की, कुछ मैनेजमेंट की, कि जो भी थे उन्होंने. तो आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कब से शुरू किया है और अभी तक के क्या एक्सपीरियंस रहा है? इज इट नेसेसरी फॉर अ ब्रांड, फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड? Influencer marketing from day one. शुरुआत से ही हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया. लाइक शुरुआत में वी हैड सिद्धांत जायसवाल, संदीप यादव, आनंद यादव. दिस आर ऑल नाउ Siddhant and Anand is now IFBB pros. They have grown to big. But these were all the people that we started working with. Hardcore bodybuilders. And even today we are working with few influencers. Back then, like a while ago, we were working with a lot of influencers, not bodybuilders, but influencers, not the competitors. But now we are coming back to the roots, which is going back to bodybuilders. जहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको. क्यों ऐसा शिफ्ट क्यों? Because I think भी इन्फ्लुएंसर का जमाना बहुत ज्यादा हो गया. मतलब नहीं कि हर 2 घर छोड़ के इन्फ्लुएंसर बैठा हुआ है. Everybody wants fame in it. But being a bodybuilder represents a dedication, a determination, a long-term vision. आजकल के जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स है, दे आर लाइक आज ये डील कर ली, कल वो कर ली, तीसरे दिन कुछ और कर लिया. देयर इज नो ऑथेंटिसिटी. ये बहुत सुनने में आता है कि ऑथेंटिसिटी आज ये ब्रांड के साथ में तो कोई ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी ना रखते हुए फिर वापस शिफ्ट कर जाएंगे. एथलेटिक्स में आज तक हमने वन टाइम कोलैबोरेशंस नहीं किए. ऑलवेज 3 months, 6 months लॉग इन, 1 year लॉग इन. बट डू पीपल स्टे फॉर दैट लॉन्ग? यस दे डू. और जो ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वी they do breach. Some of them do breach, right? Yeah, of course, it happens. You should be ready to face everything. तो क्या कहाँ ऐसी एक सबसे मेन बुरी भसड़ आपको याद आती है कि यार ये इन्फ्लुएंसर ने ना, we will not take names of course, बट हाँ एक था जिसने एकदम ऐसा ही बोल दिया मेरे को, यार कुछ समझ में नहीं है, ऐसा कौन करता, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, मोस्टली मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी काफ़ी होता है. जो उनका ब्रांड मैनेजर होता है तो उनके साथ कुछ होता है. Because initially कैसा था कि I talk to them. I talk to every influencer, mostly all of them personally. Okay. To understand. As a founder. Yes, as a founder I talk to them.
build up a repo, and then after a while I transfer it to a brand manager कि these are the XYZ things. अब कैसा होता है, मेरे से बात कर रहे हैं तो वो सब बता देते हाँ मैं आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपका डिलीवरेबल्स क्लियर कर देंगे, लेकिन जैसे वहाँ पे करते तो द ब्रांड मैनेजर इज कॉन्स्टेंटली गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑफ कि कब आएगा, ये आएगा, वो आएगा, देन द इन्फ्लुएंसर गेट्स इरिटेटेड कि ऐसा है। तो अब हम तो क्या पेमेंट तो रोक ही देंगे क्योंकि डिलीवरेबल्स क्लियर नहीं हुए, तो फिर उसके लिए वो और वो हो जाता है उनको कि यार पेमेंट भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं कर रहे हो। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी, इसलिए हम लोगों ने तो इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना भी कम ही कर दिया, थोड़ा कम ही कर, क्योंकि एस्टैब्लिश हो गया ब्रांड, अब इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब करेंगे भी तो बहुत सोच समझ के दो। बॉडी बिल्डर्स who have great influence, who wants to stick to us, stick with us for a longer period of time. Second is aspiring influencers, aspiring gym influencers जो रहते हैं उनके साथ करूँगा, जो छोटे अकाउंट्स है जिनका ग्रो अच्छा हो रहा है, जिनमें पोटेंशियल है, आज लेंगे 1 साल बाद फटेंगे या 3 महीने बाद फटेंगे। Is there a vision to support them as well? Yes, of course we can support. Yeah. So there are a lot of people that we do collabs and they have grown with us. ऐसे कुछ है बहुत अच्छा, आज तो बहुत अच्छे नाम हो गए वो लोग के, but they have grown with us, a lot of them, after we started. Don't give any names. No. Okay. Still building in silent mode. So how do you personally take the negative criticism and how do you handle it? I think there are two things कि एक criticism तो आने वाला ही है, you should be ready for it कि I told you one thing, 100% में से 85% टारगेट है, 85 to 90% टारगेट है, last 10% are gonna have different views about all the products. Criticism आता है, we take it, either we ask them कि आपको क्या चाहिए, how can we solve this for you, either you want a refund or you want to cancel or whatever you want to do, we'll do it for you, or else we'll offer some extra money, like for example extra coupon code, और Okay. जिनसे थोड़ा वो थोड़ा शांत हो जाए कि भाई कैसे। बट ये तो ऑर्डर्स का हुआ, जब एथफ्लेक्स के आई एम श्योर कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बहुत लोग एड्स पे पोस्ट के ऊपर नेगेटिव लिख के जाते हैं या ऐसा कुछ है, तो वो भी क्रिटिसिज्म ही हुआ एक टाइप का कि यार आपकी तो हाँ देखो, देख के तो बुरा तो लगता है, बट अगेन रूल्स स्टेज द सेम, उनको रिप्लाई करते हैं, थोड़ा कभी कभार मजाक मस्ती वाले भी हम लोग रिप्लाई देते हैं, बट समटाइम्स वी एक्चुअली आस्क देम कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ताकि अगर वो एक्चुअल क्रिटिसिज्म है तो उस पर क्या हम काम कर सकते हैं, टीम को बताते हैं कि हाउ टू वर्क ऑन दिस, हाउ टू नॉट लेट पीपल टेल दिस, और उसमें भी नोटिस करते हैं कि सेम टाइप ऑफ कमेंट्स किसके आ रहे हैं, एक तरह के कमेंट्स भी होते हैं, पैटर्न्स देखते हैं कि ये पैटर्न किसका सेम फॉलो हो रहा है, तो फिर उसमें उसको एज अ टिकट उठा के we understand कि what is the problem, let's sit down, everybody sits down and understands कि this is the problem and this we have to solve. So डिजाइनिंग डिटेल में जब हम प्रोसेस में जाते हैं तो सबसे एक जो चीज़ देखनी चाहिए हर एक फाउंडर ने एज अ क्लोथिंग ब्रांड, तो वो क्या होनी चाहिए? एज अ क्लोथिंग ब्रांड तो सबसे फर्स्ट थिंग आता है फैब्रिक। फैब्रिक इज द मेन, लाइक किंग इज फैब्रिक। 80% is fabric, rest everything is in the 20%, the fit, the dhaga that we are using, the machines that we are using, everything is secondary. The 80% of the product is fabric. बंदा जब निकाल के अड़ता है वो कुछ नहीं देख रहा है कि स्टिच क्या टूट के खुल गया, डैमेज है, उसको नहीं पता। Once he touches the product, he should feel कि it's worth the money, it's premium and brand is giving what they said. वैसा है। तो it's about the fabric first and second comes the pattern, the fit. कि फिटिंग कैसा है, सब ब्रांड फिटिंग सबके अलग होता है, सबके अलग होता है। एथफ्लेक्स शुड हैव अ पर्सनल फिट, तो सेकंड फिटिंग आता है, थर्ड नंबर कि कौन से थ्रेड्स यूज कर रहे हैं, एंड फोर्थ इज मशीनरीज कैसे यूज कर रहे हैं, क्यूसी कैसा हो रहा है, क्यूसी क्वालिटी चेक, लास्ट पूरा का पूरा समझेंगे कि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं, एंड द लास्ट वन कम्स डाउन टू पैकेजिंग एंड शिपिंग। तो ये पूरा एक पाइपलाइन रहता है। तो जर्नी का ओवरव्यू ले तो ऐसा लगता है कि अभी इतना सब जानने के बाद में लग रहा है कि बहुत कुछ चीजें होती है क्लोथिंग ब्रांड में, बहुत ऐसा नहीं होता है कि ऑर्डर दे दो, लेके आओ और बेच दो और पैसा ही पैसा होगा नहीं 25 दिन बाद। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रैपिंग अप दिस विथ अ कंट्रोवर्शियल सेक्शन, जो हमारा आखिरी का 5 मिनट का सेक्शन होता है जहाँ पे हम लोग कंट्रोवर्शियल बातें करने वाले हैं, जो शायद अगर आप ऑफ कोर्स फाउंडर्स लोग तो दे आर माइंडफुल, है ही नहीं यार, बट यार अगर कंट्रोवर्शियल चीजों को अगर आप गलत
थोड़ा सा चूक जाओ तो शायद आप पे बैकफायर हो सकता है. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम शेयरिंग दैट विद आवर ऑडियंस बिकॉज उनको तो मजा ही आने वाला है. So the first controversial question for you is, I'm not prepared for this. of course आपको नहीं दे सकते थे हम questions तो have you ever compromised on the quality of Atflex products to cut the cost? भाई कैसा सवाल पूछ रहा है भाई? So I believe authenticity is the king. Yes, back then we have done it. Cost cut करने के लिए, क्योंकि हमको पता चलता है कि हीरो प्रोडक्ट है और इसकी क्वांटिटी बढ़ने वाली है, तो वी पुट अ प्रेशर ऑन द वेंडर टू सी कि इफ यू आर एबल टू सोर्स द सेम टाइप ऑफ फैब्रिक, इफ यू कैन कट डाउन द कॉस्ट, इफ यू कैन यूज थ्रेड्स जो 100 रुपये का ही है, 80 वाला काम चला लेगा क्या? 19-20 चला लेंगे, हम कर देंगे क्योंकि अब चलने लगा है. सो दिस मिस्टेक इज बिन डन फ्रॉम लॉट ऑफ देम. दे कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी वंस द ब्रांड टेक्स अ टो, मतलब एक बार चलने लगता है ब्रांड, उसके बाद ये होता है. बट वेरी सून वी रियलाइज्ड कि बॉस, इट्स नॉट द राइट वे टू बिल्ड अ ब्रांड. हमेशा हर बार क्वालिटी बढ़नी चाहिए. But the customer is paying the same amount and the next time he's ordering is getting a lower quality. This is not worth it. The guy will never come back. He will not say to next 5 people, he will say bad things about the brand to the next 10 people, 50 people. Negativity jaldi spread hota hai positivity se. So we have done it, but very soon we stopped it. अब उल्टा ऐसा होता है कि खर्चा ज्यादा होता है, हर प्रोडक्शन में खर्चा बढ़ता होता है क्योंकि हम कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं ना उसमें. To this stage we are talking about, तो हमको बहुत ही authentic और diplomatic answer मिल चुका है guys from the founder himself. Second question for you is, name 3 competitors in the fitness apparel industry that you believe and name one from them that you believe is overrated. Bro, this cannot go on on the Come on, video. we can see यार, come on कि मतलब So I see everything as a very healthy competition. yeah, completely. Clear mindset है कि healthy competition है. Competition होगा तो काम करने में मजा आएगा. So you have to name 3 first and then So from there that are brands that I have been seeing while even starting the brand. I think I remember that was called Grey Wolf and they shifted to Fuark and it's been almost like they are doing it from last 7 years. Then there is Aesthetic Nation. The founder is a very good friend of mine. We are in good touch on LinkedIn. And then there is Wolfit. There is another Wolfit. yeah. I see their ads a lot. I think the founder, also approached the brand while he was starting or something like that to do the video shoots and all. But somehow he figured it out. That's a good thing. okay. So I think these are the brands I remember. Rest there are n number of brands, but they're nowhere to be seen. And now among these 3, who you feel is overrated? And who you feel is underrated? Come on. We will have a fair deal. I think Atflex is underrated and Fuark is overrated. But of course the time will say. Time आते आते हो जाएगा यार उसमें. Third question for you. Are there any instances where Atflex has engaged in aggressive or unethical marketing tactics to promote their business? Never. I think we never did that. एक बार भी नहीं हुआ ऐसा. बिल्कुल ही नहीं. I think I never did that because it's a brand. क्योंकि and brand has it's like an entity on it. जैसे मैं आप है वैसे वो भी एक entity है. उसके भी respect है, उसके भी क्या बोलते हैं, उसका भी एक कैसे बोल सकते हैं like जैसे कैसे कि उसकी भी एक इमोशन जैसा है कि भाई वो कैसे लोग कैसे उसको परसीव करते हैं, हर चीज मैटर करता है. So we never did any of such things to just for money or also we never did that. The fourth question, how does Atflex respond to all the allegations of copying designs or infringing them on intellectual property rights? मतलब कभी कॉपी हुआ है या IP राइट्स का क्लेम आया है या ऐसा कुछ भी हुआ है कभी? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ. We never copied, like just like our tagline, inspire yourself, create your own. We follow that. Inspiration हर बंदा इंस्पायर जरूर होता है, बट वो ऐसा का ऐसा करता है तो कॉपी हो जाता है. Have any other brand copied Atflex's designs? I think inspiration जरूर लेते हैं, but I have never seen. I now focus on who is copying what and all. But inspire जरूर हुए, and I have been inspired by a lot of brands, but created something of our own. Great. And the last one, how does Atflex address concern about the environmental impact of its packaging and shipping practices? Is there something that we are doing for
you know, that eco-friendly packaging, or is there any plan to do with that? So all our packaging. So अभी कैसा मार्केट हैज अभी सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा वो चल गया है अभी, है ना, कि एवरीबडी वांट्स टू बी सस्टेनेबल. बाबा उसमें से 70% तो खाली बोलते ही है, करते कोई सिर्फ 20% करते हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी कम्स विद अ प्राइस. सस्टेनेबल रहना महंगा है. 100 रुपए की चीज़ वो 400 रुपए की हो जाती है सस्टेनेबिलिटी. बट आर प्रैक्टिस हैव बीन वेरी सिंपल. पैकेजिंग में वी यूज प्लास्टिक बट डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होते हैं. पेपर बैग्स भी यूज करते हैं, लेकिन अंदर वाला जो प्रोडक्ट है उसमें प्लास्टिक होता है, बट डिकम्पोजेबल है. So ending this with the very last question after controversial section, because वो section के बाद में फिर मेरे को लगा एक और question पूछना चाहिए छोटा सा to end this very beautifully, which is what message would you like to convey to the Flex tribe and everyone who has supported Atflex over this past 5 years? ऐसा क्या heartfelt आप बोलना चाहेंगे आपके audience को? सबसे पहला तो मैं ये बोल रहा हूँ कि थैंक यू सो मच to each and everyone who has bought a piece from the brand Atflex. It means a lot to me, and I always tell my team कि यार जो भी customers है make sure करना कि किसी को कुछ कमी ना लगे. Give the best service possible on chat, on calls, wherever is possible. And I think we have around 1.5 to 2 lakh customers around, and every single person has helped us build this brand. अगर वो लोग नहीं होते तो आज Atflex नहीं होता, ना ये स्टूडियो होता, ना अपने पॉडकास्ट कर रहे होते हैं. So my promise to these people would be I will always give you the best product, best service possible from the Atflex team. There are people who are still buying today. Like the oldest customers. मैं देखता हूँ, मैं कुछ ऑर्डर्स में जाके कभी कभार देखता हूँ कि this guy has bought from in 2019 and then buying in 2023, and I always ask them, my team, to यार जब ऐसा दिखे कि it's an old customer, make sure to add a gift, something like a socks or anything that can be given from it. But it's still been a very long journey, and I'm grateful to all these people who have supported. A kid who was 20 years old wanted to start a business and started I don't know कि क्या सोच के चालू किया, but people started supporting me, and it means a lot to me. And I hope कि जितने भी लोग हैं, they keep supporting the cause, the brand, and help us grow. And I promise to them that I'm gonna bring out the best product possible that is gonna elevate their fitness. Ending this beautiful podcast with this heartfelt amazing answer. ये heartfelt इतनी बार heartfelt हो गया है सागर यार. But by the way, thank you so much to the host. You have been an amazing host, wonderful host. Thank you so much, Saga. Thank you so much, founder and CEO of Atflex, and it was great talking to you. And for the audience, you can just subscribe to our channel. आप भी कुछ बोल दो आपके ऑडियंस को. Make sure you subscribe the channel, which is Atflex. Make sure to follow us on Instagram. The handles are being put down. And stay tuned for upcoming Rawsome podcast के एपिसोड, जहाँ पे वापस से हम लोग कोई फाउंडर या किसी को तो लेके आएंगे. आपको तो मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सीज भी होने वाली है, हंसी मजाक की बातें भी होने वाली है, और बहुत सारी चीजें होने वाली है. So stay tuned guys. See you in the next one. Thank you.